हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपी आर ओ 2021 का पेपर कर रहे थे और आज ये पेपर ख़त्म भी हो जाएगा। हम फिर अगले साल का पेपर शुरुआत करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो ट्यूबवेल यानी कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। कम से कम 75% सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में नलकूपों से होता है। और सिंचाई वाला क्वेश्चन आयोग हर बार पूछता है कि किससे ज़्यादा होता है किससे कम, कभी कभी क्रम से लगाने को दे देता है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको आगे पीछे लगाने को दे देता है, जैसे नलकूप दे देगा, फिर कुआं दे देगा, उसके बाद नहर दे देगा और फिर ऐसे आगे पीछे करके ऐसे दे देता है। उसको हम लोग को लगाना होता है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई, देखिए सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है 73.4%। और उसके बाद नलकूपों के बाद दूसरे नंबर पे है नहर से 15% सिंचाई हो रही है। कुआं से 8.6% और तालाब झील आदि से 0.6% हो रहा है और अन्य से 2.3%। तो ये तीन तो आगे पीछे याद होना चाहिए। नलकूपों से कितना हो रहा है, नलकूपों से ऐसे याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा नलकूप से हो रहा है 73%। इस तरीके से नलकूप से सबसे ज़्यादा, नलकूप के बाद नहर के बाद कुआं के बाद तालाब झील, इन सब से, और फिर नहीं अन्य से तो तालाब झील से ज़्यादा ही हो रहा है 2.3%। उसके बाद तालाब झील आदि से हो रहा है 0.6% हो रहा है। तो इसको याद कर लीजिएगा, नलकूप नहर कुआं, ये तीन तो एकदम से याद रखिएगा। नलकूप नहर कुआं, इसके बाद सबसे ज़्यादा नलकूप से, फिर नहर से, फिर कुआं से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, उत्तर प्रदेश में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण, जैसे कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। संत कबीर नगर जिले में जो लहुरा देव है, वहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कम से कम 9000 से 8000 ईसा पूर्व पहले वहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले थे। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे। तो ये गलत हो जाएगा, ये गेहूँ और जौ था, धान नहीं था। यहाँ ये धान गलत दिया है, गेहूँ और जौ था। और मेहरगढ़ में भी गेहूँ और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, मेहरगढ़ में। तो ये भी सही है, मतलब ये तो गलत हो गया, जौ और धान नहीं होगा बल्कि गेहूँ और जौ होगा। तो इस प्रकार इसका ये वाला आंसर सही होगा। याद रखिएगा कि लहुरा देव से, संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राचीनतम साक्ष्य मिला था 9000 से 8000 ईसा पूर्व पहले लहुरा देव से। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ से गेहूँ और जौ के प्राचीनतम कृषि के मतलब वो प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे लोकगीत दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो मिलान करना है कि कहाँ कैसे गाया जाता है। जैसे ये सोहर, देखिए ना, सोहर ज़्यादातर गांव में गाया जाता है। जैसे किसी के वहाँ बच्चा हुआ है या गाँव मतलब शादी ब्याह भी होता है तो उसमें भी सोहर वगैरह गाते हैं। तो सोहर ना एक संस्कार गीत होता है। सोहर कैसा है, सोहर संस्कार गीत है। और कजरी देख लीजिए, कजरी विवाह और मौसमी गीत है, कजरी विवाह और मौसमी गीत है। और चैती जो है, चैती ये मौसमी गीत है। वैसे चैत एक महीना का नाम होता नहीं है, चैत बैसाख। तो चैत जो है कैसा गीत है, चैत मौसमी गीत है। और रसिया ये ब्रज का लोकगीत है। तो याद रखिएगा, सोहर संस्कार गीत है
और कजरी विवाह और मौसमी गीत है। और चैती, यहाँ पे देख लीजिए, चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह और मौसमी गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत है, और सोहर जो है वो संस्कार गीत है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 16 में से कुल 8 महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अब हम 16 महाजनपद पूरे देखेंगे और याद करेंगे, और 8 कौन कौन से हैं वो यूपी के हैं वो भी देखेंगे हम लोग। देखिए, ये 16 महाजनपद है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूपी में कौन कौन से 8 महाजनपद थे। तो उसको पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से यूपी में थे। जैसे काशी है, कौशल है, ऐसे याद ना हो तो काशी कौशल दोनों यूपी में थे। काशी कौशल वत्स और मल्ल, यहाँ पे देखिए यहाँ मल्ल है। पहले काशी कौशल वत्स मल्ल, और उसके बाद ये देख लीजिए पांचाल, ये सब उत्तर प्रदेश में थे। पांचाल, चेदी और कुरु, और यहाँ पे देख लीजिए ये सूरसेन हो गया। ये सब उत्तर प्रदेश में थे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। तो अब हम लोग पूरा देखेंगे। देखिए, पहले अंग की राजधानी भी याद होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में कहाँ पे था ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी थी चंपा, और ये वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार में है। तो ये अंग चंपा जो है वो बिहार का था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध का आप लोग को अच्छे से पता होगा, मगध का राजगृह या गिरिब्रज बोलते हैं। ये वर्तमान में पटना में है, गया बिहार, मतलब पटना याद कर लीजिए बस, पटना बिहार में है। मगध गिरिब्रज इसकी राजधानी थी, गिरिब्रज या राजगृह। और अंग का क्या था? चंपा। और काशी का क्या है? काशी का वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है काशी का वाराणसी। वत्स का हे वत्स कौशाम्बी। हे वत्स अपने कौशल पे ध्यान दो, ऐसे सोचिए तो ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। तो वत्स का क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में था। वज्जी का है वैशाली। अब जैसे किसी को नहीं याद होगा, जैसे मेरी बड़ी बहन का नाम वैशाली है, तो मैंने ऐसे याद किया है वज्जी दीदी। तो दीदी से मुझे याद रहता है कि वैशाली जो है वो वज्जी की राजधानी है। वज्जी दीदी ऐसे करके ध्यान रहता है मुझे। तो वज्जी, वैशाली और विदेह मिथिला इसकी राजधानी थी। कौशल का श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के क्षेत्र में है। कौशल, श्रावस्ती। और अवंती उज्जैन या महेशमती है। और मल्ल का क्या है? मल्ल का कुशावती या कुशीनगर जो बोलते हैं। मल्ल, कुशीनगर, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर इस साइड में है, पूरब में। तो मल्ल का कुशीनगर या कुशावती ध्यान रख सकते हैं। और पांचाल की जो उत्तरी राजधानी थी वो अहिच्छन थी और दक्षिणी काम्पिल्य थी। ये भी ध्यान रखिएगा। पंचाल की राजधानी क्या थी? उत्तरी राजधानी अहिच्छन और दक्षिणी काम्पिल्य था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और चेदी का शक्तिमती है। ये भी बुंदेलखंड यूपी से है। चेदी का शक्तिमती यूपी। कुरु का इंद्रप्रस्थ महाभारत में देखे होंगे आप लोग। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली और हरियाणा साइड में, मेरठ के साइड में मिलता है ये। मत्स्य जो है विराटनगर में, मत्स्य विराटनगर, ये राजस्थान का है।
मत्स्य विराटनगर, कंबोज की राजधानी है हाटक, और सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, और अस्मक की राजधानी पोटली या पत्तन है। और अस्मक एकमात्र ऐसी राजधानी है जो दक्षिण भारत का दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद में है दक्षिण भारत के। अस्मक, पोटली या पोतन, ये दक्षिण भारत की एकमात्र है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की क्या थी? तक्षशिला। हाँ, तो इसको पूरा याद रखना है अच्छे से। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, जैसे अंग चंपा, अंग की राजधानी चंपा है। मगध की गिरिब्रज या राजगृह है। काशी का वाराणसी, काशी वाराणसी। वत्स कौशाम्बी। वज्जी वैशाली या विदेह मिथिला। वज्जी वैशाली बस याद रखिएगा। कौशल श्रावस्ती और अवंती, जैसे वो मूवी नहीं है, कौन सी भल्लाल देव वाली, कौन सी मूवी है वो, नाम ही नहीं याद आ रहा है। हाँ, वो जो बाहुबली मूवी है ना, उसमें अवंतिका नाम रहता है एक लड़की का, और उसमें महिष्मती का भी जिक्र होता है। तो अवंती और की राजधानी क्या है? उज्जैन और महिष्मती। मल्ल की कुशीनगर या कुशावती, और पंचाल की उत्तरी अहिच्छन और दक्षिणी काम्पिल्य है। चेदी की शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की हाटक है। सूरसेन मथुरा की राजधानी है, और अस्मक पोटली या पोतन, और गांधार की क्या है? तक्षशिला है। देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो है पेरू की राजधानी लीमा में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? लीमा, पेरू में है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी शिमला में है। अंतर्राष्ट्रीय है पेरू में, पेरू के लीमा में, और राष्ट्रीय कहाँ है? कुफरी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी शिमला में है। और एक बात याद होगा आप लोग को कि अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में है। एक बात मुझे भी बहुत पहले कंफ्यूज करता था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो मनीला में है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो मनीला में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ है? 2005 में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऋतुओं को लगाना है, ऐसा क्वेश्चन मतलब रीजनिंग का है। वैसे तो ये आपको खुद से ही रीजनिंग सारा करना है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे इसको कालक्रम अनुसार में लगाना है, तो सबसे पहले बसंत होगा, बसंत के बाद ग्रीष्म, बसंत के बाद पहले बसंत, फिर ग्रीष्म, और फिर वर्षा, और फिर शरद होगा। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद होगा। और ये भी याद रखिएगा, चैत्र जो है वो कैलेंडर का पहला महीना होता है, और फाल्गुन जो है वो लास्ट मंथ होता है। अगला क्वेश्चन है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह। बीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, मिलान करने को आया। जैसे यहाँ पे अगर किसी को ना भी याद हो तो पहले हम दूध का देखेंगे। हमें ज़्यादातर दुग्ध का याद रहता है कि ये ला से लैक्टोज से होगा इसका, तो दुग्ध को लैक्टोज से मिलाएंगे। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। खैर ऐसे ही देखते हैं। तो दुग्ध का लैक्टोज से हो जाएगा,
कपास देखिए, कपास सेलुलोज हो जाएगा, कपास पेड़ पौधे पे होता है तो वो सेलुलोज होगा। और शहद जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। और चुकंदर जो है उससे चीनी होगा। चुकंदर चीनी, ये तो लाइन से ही पूरा लगा हुआ है। 1 2 3 4 इसका आंसर भी हो जाएगा 1 2 3 4। ये देखिए, तो चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास को सेलुलोज बोलेंगे और दुग्ध को लैक्टोज। चुकंदर चीनी हो जाएगा, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा क्योंकि फल से होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास सेलुलोज और दुग्ध जो है वो लैक्टोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि भारत शहरी वेधशाला और ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में किस स्थान पर है? भारत शहरी वेधशाला कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। यहाँ पे देखना है कि कौन से राज्य में क्या ज़्यादा उत्पादित होता है। जैसे आपने लीची के बारे में सुना होगा, लीची बिहार में ज़्यादा होता है। लीची कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा बिहार में। तो बी को 3 से लगाइए। देखिए बी में 3 यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यानी कि बी और डी वाला आंसर गलत हो जाएगा, बी और डी वाला। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए आम तो पता ही होगा, आम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, तो 1 को 4 से लगाइए। अब देखिए 1 यहाँ पे दोनों ऑप्शन में 4 से भी लगा हुआ है। अब नारियल तो पता होगा कि नारियल साउथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखो 60 रुपये में कहीं नारियल मिलता है और दक्षिण अफ्रीका में बहुत सस्ता मिलता है। तो नारियल को केरल से लगा दीजिए क्योंकि केरल दक्षिण भारत में। और सेब भी पता होगा, सेब जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आम जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा सबसे ज़्यादा, लीची बिहार में, नारियल केरल में और सेब जम्मू कश्मीर में। देखिए यहाँ पे देखना है कि कौन सी कहाँ की भाषा मैच नहीं है। तो डेनिश जो है वो डेनमार्क में बोला जाता है, तो ये सही है। डेनिश कहाँ बोलते हैं? डेनमार्क में। डच जो है वो नीदरलैंड में बोलते हैं। डच कहाँ पे? नीदरलैंड में। मंदारिन सुना होगा, चीन में ज़्यादा बोला जाता है मंदारिन। और बहासा, तो ये वाला गलत है क्योंकि थाईलैंड में थाई बोलते हैं। थाईलैंड में क्या? थाईलैंड में थाई। और बहासा जो है इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है। बहासा की कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। और थाईलैंड में थाई बोलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेनिश डेनमार्क की भाषा है, डच नीदरलैंड का, मंदारिन चीन और बहासा इंडोनेशिया का है, थाईलैंड का थाई है।